बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरत मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए हैं। ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार क्यों हुए? क्योंकि तुर्की में कतर में होने वाले मुज़ाकरात में इस बात को तय किया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। पाकिस्तान ने तमाम शवाहिद जो है वो सालसी ममालिक के सामने भी रखे, अफगान वफूद के सामने भी रखे और ये की मुतालबा किया कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना की जाए। 2021 के कतर मुआहदे में भी ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पर लिखी गई थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन एक ही वजह तनाज़ा है, वो ये है कि हम अफगान तालिबान से मुतालबा करते हैं कि वहाँ की सरजमीन पर ना ऐसे कैंप बनने दिए जाएँ, ना किसी को ट्रेनिंग कैंप बनाने की इजाज़त हो, ना वहाँ से कुछ लोग तश्कील देकर पाकिस्तान पर हमला आवर हों। गोया पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए, अपने मासूम शहरियों के लिए अफवाज पाकिस्तान पर होने वाले हमले, पुलिस फोर्सेस पर होने वाले हमलों के खिलाफ पूरी दुनिया के सामने सरापा एहतजाज है। हमारा एक ही मुतालबा है कि वहाँ की सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली दहशतगर्दी को रोका जाए। यही मास्को में मुज़ाकरात हुए और यही कतर में होने वाले मुज़ाकरात और इस्तांबुल मुज़ाकरात का एजेंडा था। फिर दोनों ममालिक के इंटेलिजेंस चीफ के इन मुज़ाकरात में, जायज़ा मुज़ाकरात में जो 6 नवंबर को शुरू हुए, उसमें इस बात का जायजा लिया जाना था कि आखिर क्या वजह है कि जो पाकिस्तान मुतालबा कर रहा है उस पर अमल दरामद नहीं हो पाता। लेकिन अगर देखा जाए तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के जो 2 मुख्तलिफ धड़े मौजूद हैं, एक धड़ा अब भी कुछ लचक रखता है कालअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हवाले से। यही बुनियाद है कि जिसकी वजह से ये मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए हैं। पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तार ने बड़ा वाज़ेह किया कि हम अफगान भाइयों, अफगान अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए आज भी उसी तरह किरदार अदा करने को तैयार हैं जैसे माजी में हमने किया, लेकिन अपने मासूम शहरियों पर होने वाले हमलों पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आज के प्रोग्राम में इसका भी जायजा लेंगे कि आखिर ये डेडलॉक क्यों हुआ। फिर 27वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। पीपल्स पार्टी कुछ चीज़ों पर राजी है, कुछ पर राजी नहीं है। क्या पीपल्स पार्टी की नाराजगी के बावजूद ये तरामीम हो जाएंगी? इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के मुमताज़ दिफाई तज़कियाकार जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड ज़ैद महमूद साहब। जनरल ज़ैद महमूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुल्क के मुमताज़ कानूनदान जनाब हाफिज़ एहसान अहमद साहब। हाफिज़ साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। जनरल ज़ैद साहब, मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हुए, आपको क्या लगता है वजह क्या है? एक उम्मीद हो चली थी कि अफगानिस्तान के तालिबान जो हैं वो इस बात को समझ गए हैं कि वहाँ से जो पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ हैं वो रोकी जानी ज़रूरी हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात पहले 2 जगहों पे हुए, कतर में हुए, इस्तांबुल में हुए, फिर एक जायजा इजलास था ये 6 नवंबर को शुरू होने वाला। इसमें मुज़ाकरात डेडलॉक की तरफ क्यों चले गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसरुल्लाह साहब, थैंक यू फॉर द इनवाइट। देखिए, इसलिए चले गए कि टोटली नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ द तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान का जो नेगेटिव एटीट्यूड है जी, वो इसकी रीजन बना है। और वो वहां पर अफगानिस्तान का एजेंडा नहीं लेकर आए थे मलिक साहब जी जी। वो अफगानिस्तान की लोगो और प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी, उनके फ्यूचर, पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप। तो ये तालिबान अपना एजेंडा, अपने जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट है इंडिया, उसका एजेंडा, और ऑफ कोर्स जो इलीगल स्पेक्ट्रम और वॉर इकोनॉमी के साथ जुड़े रहने का साथ एजेंडा। मुझे तो ऐसे लगता है अफगानिस्तान के बारे में अब ये चीज मशहूर हो जाएगी कि देयर बिगेस्ट एनिमी इज पीस। या तो ये किसी से बाहर लड़ रहे होते हैं, या किसी अपने इंट्रा अफगान लड़ाई में शामिल हो रहे होते हैं, या अपने नेबर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। तो पीस मेरे ख्याल में उनको सूट ही नहीं करता जी। तो जब ये एजेंडा आप लेकर वहां पे जाएंगे तो फिर ऑफ कोर्स डेडलॉक्स ही पैदा होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान तो फिर अपनी ऑप्शंस इस्तेमाल करेगा जी, अनफॉर्चुनेटली, टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट जो इस वॉर के बीच में है। बट दैट इज अ हार्ड वे, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को फिर पुश किया जा रहा है। और अफगानिस्तान के जो एटीट्यूड रहा है, नॉट अफगानिस्तान का एटीट्यूड बट तालिबान का एटीट्यूड जो है वो एंटी अफगानिस्तान एटीट्यूड इसको कह लें तो ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तान के खिलाफ तो है ही है जी। जनरल साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि जो इस वक्त अफगान तालिबान हैं, उनके जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके जो धड़े हैं, उनके अंदर इख्तलाफात भी एक बुनियाद हैं डेडलॉक के, क्योंकि एक तरफ जो है कुछ ग्रुप्स जो है वो अपने मुफादात के पेश नज़र कालअदम तहरीक तालिबान के हवाले से लचक का मुजाहरा करते हैं ताकि अपने ही हुकूमत के ऊपर, अपनी अफगान लीडरशिप के ऊपर दबाव बढ़ाया जा सके। देखिए, ये कंसोर्शियम बना हुआ है जी। देयर आर डिफरेंट लोग हैं इसके अंदर, एक वो शामिल हुए हैं। हर ग्रुप जो है, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, डिविसिव भी है, अपना फायदा उठाना चाह रहा है। और अफगानिस्तान में तो मुझे लगता है कि टीटीए ने अब ये किया हुआ है कि जी आप जिस एरिया में आप बैठे हुए हैं, पावर में बैठे हुए हैं,
उसको एक्सरसाइज कर अपनी पावर को, लेकिन जो फ्लैग है अपनी एक कोहेजन दिखाने के लिए, ताकि बाहर जो प्रॉक्सी स्पॉन्सर स्टेट्स हैं जिनको चाहिए उनको आप एक यूनाइटेड फ्रंट शो करें और अफगानिस्तान के लोगों को ये शो करें कि हमारा टोटल कंट्रोल है। ऐसा है नहीं, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। तो वो कुछ लोग अगर करना भी चाहते, देयर आर सीरियस माइंड्स इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की आवाम भी ज्यादातर अमन चाहती है ना, वहां खाने को रोटी नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। 2.5 मिलियन बच्चियां स्कूलों से बाहर बैठी हुई हैं, 1.4 मिलियन बच्चियों को आपने स्कूलों से उठा लिया है। आपके जो यंगस्टर्स हैं वो, आपको याद होगा वो जकी लड़का जो फुटबॉलर था, वो स्ट्रो आउट होना चाहता था अमेरिकन जहाज के साथ लटक के, कि जो उसको पता था कि मेरा फ्यूचर यहाँ पे, ऐसे कई बच्चे लटक रहे हैं। तो अपना फ्यूचर तो उनका उस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। ये जो $7 अरब का वेपन्स पड़े हुए उसके साथ और वॉर रिलेटेड इकोनॉमी के साथ जुड़ के रहना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स हर एक ग्रुप अगर चाहेगा भी अमन चाहेगा तो दूसरा स्पॉइलर के तौर पर सामने आ जाएगा। आई थिंक इट इज गुड कि एक अफगानिस्तान के लिए ये जरूरी और इंटरनेशनल एप्लीकेशन अब होनी है डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल वे में, कि जो इन्होंने दोहा में पहले अकॉर्ड किया था ना जी, जो अपनी प्लेजेस की थी 2021 में भी, उस पर भी अमल दरामद करें, और जो इन्होंने जी हम सरजमीन नहीं इस्तेमाल होने देंगे उन पे ऊपर भी अमल करें। अदरवाइज फिर अनफॉर्चुनेटली ऑप्शंस तो है पाकिस्तान के पास, हार्ड ऑप्शंस है, बट वो मजबूरी हो जाएगी पाकिस्तान की टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। तो आपको सरहदों पर फिर कशीदगी नजर आती है जनरल साहब आने वाले दिनों में? जी, मैं कशीदगी को बिल्कुल बढ़ता हुआ देख रहा हूं, और उसकी वजह यह है कि ये अभी पाकिस्तान भी जो है वो हाथ देख रहे, पहले भाईचारा, दोस्ती, बहुत कुर्बानियां दे दी, इमोशनल, इन्होंने ट्रस्ट को वेपनाइज किया। मलिक साहब, जब आप किसी के ट्रस्ट को वेपनाइज करते हैं तो फॉल इज वेरी हार्ड। पाकिस्तान को अनफॉर्चुनेटली मस्ट बी डिपेंडिंग ऑन आवर पॉलिसीज। पाकिस्तान को एक मिड कोर्स करेक्शन का मौका मिल गया है, तो पाकिस्तान तो अब रीसेट करेगा अपनी प्रायोरिटीज। तो ऑफ कोर्स फिर थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व हो गई हैं, एक स्पॉन्सर, प्रॉक्सी स्पॉन्सर जो संदूर की बार बार बातें करता है, एक्चुअली तो कंटिन्यूटी ऑफ संदूर है, तो इन्हीं चीजों से होगी। बट बोथ द कंट्रीज विल हैव टू पे अ बिट ऑफ कॉस्ट। फिर हार्ड तो होता है जी, पीस को हासिल करने के लिए फिर आपको पावर का कभी कभी इस्तेमाल करना पड़ जाता है, अनफॉर्चुनेट, बट दिस विल बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर पाकिस्तान एटलीस्ट एट द मोमेंट। बाकी अगर जो पाकिस्तान के अंदर भी जो इलीगल स्पेक्ट्रम से कुछ जुड़े हुए लोग हैं और कुछ नादानी में ये जब बातचीत करते हैं जी, बातचीत करे तो यही बातचीत की ना, पाकिस्तान ने दोहा में बातचीत की, अंकरा में की, चाइना और पाकिस्तान अफगानिस्तान में गए, चाइना में बात की, हमारे दोस्तों ने बात की, सऊदी अरेबिया ने की, अब कतर और तुर्की ने भी इनकी असलियत देख ली है। तो आई थिंक इससे ज्यादा और क्या फिर बातचीत करें जी। अभी आप एक मुल्क लेट तो नहीं सकता ना किसी के सामने कि जी ठीक है आप हमारे ऊपर से वॉक ओवर कर जाए। सर मुझे आपकी मसरूफियत का एहसास है, लेकिन मैं चाहता हूँ हाफिज एहसान साहब से भी इनपुट ले लूँ, लेकिन मुझे आपसे वापस आके दो चीजें पूछनी है जरूर। हाफिज एहसान अहमद साहब, ये नहीं अफगानिस्तान के बारे में जो जनरल साहब ने कहा कि एक रवैया बन चुका है कि जी लड़ाई, मार कुटाई, झगड़ा। आपको याद होगा खाना काबा में जाके भी अफगान रहनुमाओं ने हल्फ दिया था कि वो आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद अफगानिस्तान मैदान जंग बना रहा। मलिक साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। इसको दो एंगल से देखना चाहिए। एक ही एंगल ये है कि पाकिस्तान ने जो पिछले 40-45 साल से अफगानिस्तान या अफगानिस्तान के लोगों के लिए और तालिबान के लिए जो है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स भी की, उसके बाद जो है उन्हें फैसिलिटेट भी किया। पाकिस्तान के अंदर जो 45 लाख से ज़्यादा रेफ्यूजीज़ थे उन्हें एजुकेशन दी, उसके बाद उन्हें मुख्तलिफ जो जगह हैं उन्हें फैसिलिटेट किया, चाहे उनके बैंक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर जगह जो इवन दोहा एग्रीमेंट जिस पे बात की गई है, जो 20 फरवरी 2020 के अंदर हुआ, उसकी फैसिलिटेट करने के अंदर भी पाकिस्तान ने एक बड़ा भरपूर जो है वो किरदार अदा किया। और बुनियादी तौर पर उसके अंदर 3 चीज़ें शामिल थी। नंबर 1 ये है कि अफगानिस्तान की ज़मीन जो है वो बिल्कुल किसी टेररिज्म एक्टिविटी के लिए किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरा उसके अंदर ये था कि अलकायदा के साथ तालिबान जो है अपने आप को डीलिंग करेंगे। और तीसरा उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट था कि ना वहां पे रिक्रूटमेंट आएगी, ना वहां पे स्पॉन्सरशिप आएगी, और ना ही आप वहां पे फंड जनरेट करेंगे फॉर द टेररिज्म या फॉर द टेररिस्ट एक्टिविटीज जो है। अब उसके बाद तालिबान ने अगस्त 21 के अंदर जब अमेरिकन विड्रॉल हुआ उन्होंने कर लिया। अब आप ये देखें कि 21 से लेके 25 तक जो है पाकिस्तान के अंदर जो है तकरीबन 183% से ज्यादा जो है वो आपके टेररिस्ट एक्टिविटीज पाकिस्तान के अंदर आई हैं। और अभी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट भी आई, अभी भी तालिबान और अलकायदा या टीटीपी या मुख्तलिफ है जो आपकी बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है उनके साथ लिंक है। लेकिन जो इसका क्लाइमेक्स आपको नजर आता है जो 500% इंक्रीज आया वो आया है इस 2025 से
कि जब जनवरी 2025 के अंदर तालिबान ने एक स्टेटमेंट दी और ये कहा कि जो इंडिया जो है वो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और रीजनल पार्टनर है, उसके बाद आप ये देखें कि अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए थे वहां के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने जो हमारे कश्मीर के ऊपर एक डिक्लेरेशन के अंदर वो साइंस किया। और तीसरा ये है कि किस तरह इस एग्रीमेंट के अंदर अमेरिका, तालिबान और कतर थे, और कतर ने फिर इसको फैसिलिटेट किया, या टर्की भी इसके अंदर आ गया है कि आपने वहां पर फिर कमिटमेंट्स दी। और पाकिस्तान चाहता क्या है? पाकिस्तान 3 चीजें चाहता है। नंबर 1 ये चाहता है कि आप एक ऐसी गारंटी दे जो आयरन क्लैड किस्म की हो कि पाकिस्तान के अंदर आपका स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो है टीटीपी का ये नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा, पाकिस्तान ये कहता है कि आए मिल के बैठ के काम करते हैं, आप सी पैक के अंदर आए, चाइना ने भी कहा है, और दूसरे मामलात के अंदर कर दे। बट मैं समझता ही हूं कि हिस्टोरिकली जो अफगानिस्तान का कॉन्डक्ट है सिंस 1947 जो है वो एक हॉस्टिलिटी की तरफ है, और पाकिस्तान हमेशा जो है उसको एक इस एंगल से देखता है कि एक नेबर है, इस्लामी मुल्क है, और हमें एक अच्छे तरीके से इनके साथ देखना चाहिए, बावजूद इस चीज के जो है कि वो कभी भी पाकिस्तान के साथ उनका नहीं है। तो अब आप देखें कि अगर 45 साल की कुर्बानी के अंदर भी आप पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान के शहरी जो है या पाकिस्तान की इकोनॉमी को टारगेट करें हमारे आर्च राइवल जो इंडिया के साथ है, तो मैं ये समझता हूं कि अब जो है नाउ दिस इज एनफ टाइम। इंटरनेशनल मीडिएटर्स आए हैं, उन्होंने समझाया है, और उन्होंने उसको अवॉइड करके एक ऐसी कोशिश की तरफ जा रहे हैं कि जिसके अंदर वो ये है, क्योंकि प्लानिंग पीछे किसी और की है, इंडियंस की है या इंटेलिजेंस एजेंसीज और है। तो मैं ये समझता हूं कि शायद वो किसी ऐसी खुशफहमी के अंदर ये तालिबान ये सारे लोग हैं। पाकिस्तान जो है जिस एक रिस्पेक्ट के साथ था, और अभी भी पाकिस्तान जो है उसकी ताकत भी है, पाकिस्तान की फोर्सेस भी हैं, और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि या आप इसको बंद करें, नहीं तो जो भी हमें इस वक्त यूनाइटेड नेशंस का जो चार्टर है उसका आर्टिकल 2 और 3 जो वो भी कहता है कि कोई रियासत दूसरी रियासत के अंदर जो है वो इस तरह नहीं करती। और फिर जो है आर्टिकल 51 ये है कि हमारा राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस जो है वो अवेलेबल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है डिस्टेंट शो कर रहा है बीइंग इस्लामिक कंट्री के तौर पे कि मिल बैठ के करें, बट नहीं है तो फिर अल्टीमेटली रास्ता चीजों ने जो अपना लेना होता है। ठीक है जनरल साहब, कतर और तुर्किया जो है उन्होंने हमारे दरमियान सालसी का किरदार अदा किया। हमने जो शवाहद पेश किए, उनके सामने रखे एविडेंस, उन्होंने इत्तेफाक भी किया। ये पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पे आप समझते हैं मुआवन साबित होगा कि हमने सालसों के सामने भी शवाहद रख दिए, अफगान के तालिबान के सामने भी रख दिए। अब दुनिया इस बात को समझेगी कि किस तरीके से पाकिस्तान विक्टिम है। जी बिल्कुल, देखिए अभी एनवायरनमेंट बहुत चेंज हुई है जी, और पाकिस्तान ने अभी जो बातचीत भी हो रही है, जो स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही है, पाकिस्तान ने तुर्किया और कतर का शुक्रिया अदा किया है, वो एग्री हुआ। और पिछली दफा भी जब बातचीत हो रही थी, जब 5-6 दफा ये कंक्लूजन की तरफ चली गई और मैकेनिज्म पे बात हो रही थी कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या होगा, ये तो फंडामेंटल चीज तो मान ली गई, जब तक स्पॉयलर्स और जिन्होंने डोरे हिलानी थी वो जब तक शामिल नहीं हुई। तो तुर्किया और कतर के लोग भी शॉक में हैं, देर शॉक फ्रॉम दिस एटीट्यूड। देखिए ना, कतर ने इनको गुड ऑफिसेस दिए जी तालिबान को, कतर ने इनकी पिछली डील कराई। ये पाकिस्तान की कुर्बानियों का तो अभी जिक्र हो रहा था, आपके सामने हो रहा था, इसको छोड़ दे, मैं तो अभी इस इमोशनल डिबेट में जाना ही नहीं चाहता कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अनफॉर्चुनेटली द बिगेस्ट विक्टिम आर द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, जिनका मुझे अफसोस हो रहा है। और पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, अब भी करना चाहता है। मैं परसों एक यूनिवर्सिटी में एक बच्चे से मिला था जो अफगानिस्तान का बच्चा था, मास्टर्स कर रहा जी यहाँ पे। He was uncertain about their future, but unfortunately they have compelled Pakistan to take such action। और कतर और तुर्किया बिल्कुल इसको रियलाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, और फ्यूचर में न सिर्फ अफगानिस्तान के साथ इन कंट्रीज का रवैया, तालिबान के साथ आप देखेंगे कि आइसोलेशन का शिकार हो रहे हैं, ये अंडर प्रेशर है। अब ये स्मॉल ग्रुप्स हैं जो अपना इकोनॉमिक फायदा थोड़ी टाइम के लिए उठाएंगे, लेकिन एज अ स्टेट अफगानिस्तान, देखिए 21वीं सदी की स्टेट है अफगानिस्तान की। हम पास्ट के बड़े कहानियां सुना सकते हैं, आप बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि जी हमने अमेरिका को शिकस्त दी, हमने रूस को शिकस्त दी। आपने सबसे ज्यादा शिकस्त दी अपने अमन को, आपने अवाम, अच्छा शिकस्त के बाद अवाम किधर खड़ी है, अफगानिस्तान के लोग किधर खड़े हैं, आपकी माएं बहनें बेटियों के सरों पे छत नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है। आपने क्या शिकस्त दे के शिकस्त को, मुझे आप प्राउडली कह रहे हैं शिकस्त दी है, तो शिकस्त के बाद रीबिल्डिंग ऑफ नेशन होता है। वेयर इज दैट रीबिल्डिंग ऑफ नेशन? आपने तो अपने आप को बेचा है, अपना सौदा किया, आप एक प्रॉक्सी स्टेट के साथ आपने कहा जी आ जाए, हम तो हायर करें, हमें खरीदें, हम टेररिज्म फैलाते हैं, पाकिस्तान में फैलाते हैं। बट पाकिस्तान इज नॉट अ तरनवाला कि आप इसको बिल्कुल ही यू विल वॉक ओवर पाकिस्तान। हार्ड रियलिटीज,
मलिक साहब देखिए, हमें रियलिज्म के साथ जाना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं जो आइडियलिज्म, नेगोशिएशन करें जी, बातचीत ही वाहिद हल है। भाई बातचीत आप उससे करते हैं जो स्टेट स्ट्रक्चर के साथ, स्टेट क्राफ्ट के साथ अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनके अपने जाती एजेंडाज हैं। अच्छा, और भी नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे होते हैं, भिड़ रहे होते हैं, वो कम से कम अपने ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हैं। इनका तो वो ऑब्जेक्टिव भी सामने नहीं है। वी हैव अ सीरियस सिचुएशन, बट पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड विल टू वॉक। आई मीन इसमें से निकलेगा, और देखिएगा कि इसका इस्तेमाल भी, सारे ऑप्शंस इस्तेमाल होंगे। हार्ड बट फैक्ट। जी सर, क्विकली जरा ये बता दीजिएगा कि डेडलॉक अब खत्म होने के लिए किरदार कौन अदा करेगा? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि अगर उन्हें अपना किरदार अदा करना पड़ा तो वो अदा करने को तैयार होंगे। ऐसा हो सकता है कि अमेरिका अब सालसी के लिए या अमेरिका इंटरफेरेंस करे इसमें? नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं तो अमेरिका को एक स्टेक होल्डर समझता हूं जी अफगानिस्तान में। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस। ये जो कंफ्यूज्ड और ये जो खतरनाक अफगानिस्तान छोड़ के गया है जो बाइडेन और उनकी गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, अमेरिका इज रिस्पॉन्सिबल। $7 अरब का वेपन छोड़ के गए हैं। दिस वाज अ नेटोज विड्रॉल। नेटो विड्रॉल कर रहे थे, ये हुतीज या टुट्सीज या रेबल ग्रुप्स नहीं विड्रॉ कर रहे थे। कितना आप, हम भी मिलिट्री में रहे, खुदा ना खासा आपको अगर पोस्ट अबंडन करनी पड़े तो आप अपना इक्विपमेंट अगर जो नहीं ले जा सकते उसको डिस्ट्रॉय करके जाते हैं जी। तो चले आप वो छोड़ के गए हैं, आप इनको फिर पैसे भी कभी $47 मिलियन पर वीक देते रहे, अभी $80 मिलियन आप पर वीक दे रहे हैं उनको, तो आप उनसे कुछ डिमांड भी करें। एंड देर कॉलिंग फॉर मोर इंटरवेंशन। इनको एक अपने जुड़ने के लिए मेरे ख्याल में अभी तालिबान को भी जरूरत है कि हमारे ऊपर बाहर से कोई हमले हो बड़े, ताकि हम अंदर अपनी जो फ्रिक्शंस हैं, डिवीजन्स हैं, उनको एड्रेस कर सके। तो आई थिंक इसको पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली बड़ा क्राफ्टली चलाना होगा। ये नहीं होगा कि आप फिर उनको मौका दे दें कि ये जुड़ दें। ये अंदर से इतने इनके ऊपर इंटरनल प्रेशर्स हैं उनके, ये नहीं है कि वो बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में बैठे हुए हैं। दे हैव प्रेशर्स, और आप देखिएगा ये और बिल्ड होगा। पाकिस्तान हैज टू मूव फॉरवर्ड वेरी क्राफ्टली, और अमेरिका को तो बीइंग अ स्टेक होल्डर मैं इस मैदान में अब बहुत जल्द जंप करते हुए देख रहा हूं। थैंक यू वेरी मच जनरल ज़ैद मूसा। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद है हाफिज एहसान अहमद साहब, मुल्क के मुमताज़ कानूनदान हैं। उनसे पूछेंगे 27वीं तरमीम के हवाले से, इस तरमीम की जरूरत आखिर क्यों पेश आई, और फिर क्या वाकई इस इत्तेफाक राय के साथ ये तरमीम मंजूर हो जाएंगी, और पीपल्स पार्टी को गिले शिकवे क्या है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पुराना एक बार फिर खुशामदीद। हाफिज एहसान अहमद साहब, ये बताइएगा कि 27वीं तरमीम की जरूरत पेश क्यों आई? आम आदमी पूछता नहीं कि आखिर क्या जरूरत थी, फिर इतनी अर्जेंसी की, एक हुकूमत ने एकदम तरमीम तैयार की और फिर इस पर बहस मुबासे का आगाज हो गया। मलिक साहब, अगर जो खदोखाल अभी बज़ाहिर जो सामने आए हैं तो वो 3 आपके सामने आए हैं। एक खदोखाल आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का आया है, बिल्कुल ठीक, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऐसी थी कि जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त ही कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी थी, बट 2 पॉलिटिकल पार्टीज जब मिली और JUI ने PTI की बात मानी और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ चले गए, और 1 साल का जो एक्सपीरियंस आपके सामने आया कि जिसके अंदर ना आम आदमी को फायदा हुआ, जुडिशल पॉलिटिक्स भी आ गई, जजेस एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आए, लेटर्स भी आए, और उसके बाद ये है एक दूसरे को कंटेम्प्ट के नोटिस भी जारी किए गए, और एक कंफ्यूज्ड एनवायरनमेंट के अंदर पूरा एक पॉलिटिकल सिनेरियो भी लेके आया कि जी शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट है, जुडिशल कमीशन के अंदर एग्जेक्टिव जो है उसकी मेजॉरिटी है, और फिर सारे 26वीं आईनी तरमीम को टारगेट किया गया। तो लिहाजा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आपकी थी, बननी चाहिए, और अगर अब बन जाती है तो मैं ये सकता हूं कि इनएविटेबल है, और इससे कोई नई चीज नहीं होनी जा रही। आपका था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग PTI, JUI थे, लेकिन उसको हमने पॉलिटिकल फैसिलिटेशन के नाम के ऊपर चेंज किया, वो आ गई। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपकी ये है कि जो आपके प्रोविंसेस के फेडरल गवर्नमेंट के साथ या फेडरेशन के साथ ताल्लुकात हैं, जिसके अंदर फाइनेंस भी है, उसके बाद आर्टिकल 140A लोकल गवर्नमेंट्स भी है, उसके बाद आपके रिसोर्सेज के इश्यूज हैं जो डिविजिबल पूल के अंदर आर्टिकल 160 के हैं या आर्टिकल 148 या 49 है। तो वो हमने जो 15 साल के अंदर एक एक्सपीरियंस किया है 18वीं तरमीम का, उसके अंदर सारी चीजें जो रियलाइज की हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी थी, इवन देखें कि 2010 के अंदर जब 18वीं तरमीम आई तो हेल्थ को भी डिवॉल्व कर दिया गया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ मिनिस्ट्री को रिवाइव किया, क्योंकि ग्राउंड गवर्नेंस की रियलिटीज कुछ और होती हैं। बिल्कुल ठीक। उस तरह जो है कि जब PMLNI या PTI सब ने कहा कि जो सेंटर जो है
वो जो एक फेडरेटिंग यूनिट्स होने चाहिए, उससे हम बहुत ही आगे जा चुके हैं। और दुनिया के भी किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि जी आप एनएफसी जो है उसका आप ये कहें कि जनाब उसका इससे कम नहीं हो सकता। मतलब मेरे और आपके सामने ये केक है, एक चीज है, जितना हम इकट्ठा करेंगे उतना डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ये किस तरह मुमकिन है कि हम ये कहें कि जी इससे कम नहीं हो सकता, और अगर इससे कम हो तो इससे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे आएगी? तो ऐसी कोई बात है नहीं है। और ये चीजें ऐसी हैं कि जब आपने उस वक्त रियलाइज करके 3 चीजें और भी दे दी, आपने एग्रीकल्चर टैक्स भी दे दिया, अगर वो नहीं इकट्ठा करते तो दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने सर्विसेज टैक्स दे दिया, 500-550 अरब रुपया जो है वो सिंध कमा रहा है, उसके बाद पंजाब भी है, फिर 600-650 बिलियन रुपया बीआईएसपी का भी आप फेडरल गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर भी डाल रहे हैं, उसके बाद डिफेंस जो है वो भी डाल रहे हैं, फिर आप डेट सर्विसिंग भी डाल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसको रेशनलाइज करने से पाकिस्तान की प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है वो इफेक्ट नहीं होती। और इंडिया के अंदर जो है 1976 के अंदर स्पेसिफिक अमेंडमेंट की गई कि आप इसको जो है सेंटर को स्ट्रेंथन करें। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमने अभी मई के अंदर गए, 98 के अंदर जब आपका कारगिल का इशू आया था, तो उस वक्त इंडियन साइट्स में भी और पाकिस्तान साइट्स के अंदर जो है प्रपोजल्स बनी और उनकी रिकमेंडेशंस आई कि जो तीनों आपके सर्विसेज चीफ्स होते हैं उनके साथ एक ऐसा ऑफिस को कोऑर्डिनेट किया जाए कि जो उनकी कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ऑपरेशनल साइड पे आए। क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 243 है उसके अंदर सिर्फ आपको जो है अपॉइंटमेंट नजर आती है और उसके बाद कोई चीज है नहीं। और ये दुनिया के अमेरिका ले लें, बरतानिया ले लें, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब ने सर्विसेज चीफ को जो है वो एक जगह से एनर्जाइज करके तो एक ऑपरेशनल साइट पे गए और उसको प्रिंसिपल एडवाइजर कहते हैं, किसी जगह वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, किसी जगह आप उसे जो है वो डिफेंस चीफ कहते हैं, किसी जगह डिफेंस फोर्सेस कमांडर कहते हैं। वो सारा उन्होंने करके ताकि जब गवर्नमेंट किसी चीज के अंदर इंटरेक्ट करे तो तीनों जो आपकी सर्विसेज हैं उसका एक ही जगह पे इनपुट आए और वो इनपुट जो है आप उसको ट्रांसलेट करें। इंडिया ने कारगिल के बाद अपना बना लिया, जो आपको नजर आते हैं इसको डिफेंस के जो कोऑर्डिनेट करते हैं, हमने नहीं बनाया। जनरल मुशर्रफ का टेन्योर आया चूंकि वो चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उसके बाद हम पॉलिटिक्स के अंदर चले गए। अब जो रियलाइज आया, नंबर 1 ये है कि जो 243 के अंदर अमेंडमेंट आई है, नया ऑफिस कोई क्रिएट नहीं किया जा रहा है। जो 3 आगे है सर्विसेज चीफ और चौथा जो जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी है जो मैं देख रहा हूं, उसके अंदर यह है कि आपने उसका नॉमेनक्लेचर चेंज करके आपने उसी ऑफिस को स्ट्रेंथन करना है, ताकि यह है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट, आपका उसके बाद जो है डिप्लॉयमेंट, आपकी उसके बाद रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी ऑपरेशंस को इकट्ठा करके, अब ये दौर नहीं रहा कि आर्मी सिर्फ अकेली लड़ती रहे, नेवी लड़ती रहे, वो लड़ती रहे। अब आपकी तीनों चीजें जो है, और 2 चीजें और हैं, वो एक है आपकी एक कमांड एंड स्ट्रेटजी, जो आपका वो भी एक सिस्टम है, जो आपकी न्यूक्लियर कंट्री है उसके अंदर आपके कंपल्शन या कुछ और है। फिर आपका जो है जिस तरह मिसाइल टेक्नोलॉजी पे चले गए हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर एक मैकेनिज्म बना है कि जिसके अंदर, और पाकिस्तान दुनिया की टॉप 5 आपकी आर्मी में भी आता है, उसके अंदर चीजों को सिर्फ सिनर्जाइज करना है। और 2-3 दिन की जो आपके सामने बहस आई थी, अब मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टी ये समझ गई हैं या उन्हें अंडरस्टैंडिंग इसकी आ गई कि ऑपरेशनल साइड पे है ना, इससे आपकी सिविलियन सुप्रीमेसी कंप्रोमाइज होती है। और वो जो बनेगा, ओहदा बनेगा, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द डिफेंस मिनिस्टर, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, और वो जो सारी चीजें एक ब्रीफिंग करके देगा और वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ हम जाएंगे। तो मेरा ख्याल ये है कि जो हमारे ऑपरेशनल इश्यूज हैं या इंटेलिजेंस इश्यूज हैं या रिसोर्स डिप्लॉयमेंट है, वो उसे एक बेस्ट एफिशिएंट तरीके के तौर पे करेंगे। और उससे आपकी ना कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम पे कोई हरफ आएगा, ना उसके अंदर कोई एक सुप्रीमेसी का आएगा, और ना ही ऐसी इनोवेटिव चीज है कि जो दुनिया के कई ममालिक में नहीं है और हम एक करने जा रहे हैं। लेकिन आप सब ये सारी चीजें जो आपने बयान की हैं, ये मुसवदा अगर ओपन कर दिया जाता, सबके सामने टाइमली ले आते, तो शायद इतने एतराज़ात। देखें मलिक साहब, एक तो ये है कि जिन चीजों पर भी आपने बात की है, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, लोकल गवर्नमेंट है, एनएफसी है, या जिस तरह मैंने आपसे बात की, आप इन सारों को अगर ऑफ द कैमरा लेके जाएंगे तो सारे यही बात करेंगे, बट सामने आते हैं पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से, चूंकि एक स्टेट और पीपल्स पार्टी को इसीलिए शायद डिफेंस मोड के अंदर लाया गया है कि जी आप तो बड़ा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी पे। दूसरा ये है कि डेफिनेटली आपकी बात ठीक है कि डायलॉग होना चाहिए, चीजें आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि इस दफे एक और चीज होने जा रही है। वो ये होने जा रही है कि पहले जितनी भी आपकी अमेंडमेंट्स आई थी, उनको आपने न पब्लिक किया, सिर्फ आपको पता उस वक्त चला कि जब आप पार्लियामेंट के अंदर लेके गए और उसके बाद उसने वोटिंग की, चाहे 18th अमेंडमेंट है, 19th है, 20th है, 25th है या 26th है,
ये एक ऐसी अमेंडमेंट है जो मुझे लग रहा है कि जिसके अंदर कल वो टेबल की जाएगी, दोबारा स्टैंडिंग कमेटीज में जाएगी, वापस आएगी, रिपोर्ट्स आएगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि जिसका पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट के साथ, पाकिस्तान की गवर्नेंस के साथ, पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग वाइबल जो है फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविंशियल स्ट्रक्चर या आउटरीच टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान वो है। और इसको और टोन डाउन या बेहतर करने के लिए इसको ज्यादा डिबेट करके एक अच्छे इनपुट के साथ इसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हम सब एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वापस आते हैं इस कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। हाफिज साहब, पीपल्स पार्टी को इतराज क्या है? एक तरफ पीपल्स पार्टी कहती है कि आईनी अदालत का जो क़याम का मुतालबा है ये मिसाक जमहूरियत में भी शामिल था, दूसरी तरफ कहते हैं जी कि 243 के अलावा जो तमाम जो हैं तरामीम हम उनको मुस्तरद करते हैं। देखें, नंबर वन ये है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है वो पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी इसकी सपोर्टर है। ठीक है। अब दूसरा उसके अंदर ये है कि आपका लोकल गवर्नमेंट है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब 88-89 के अंदर था तो आपको याद हो कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का एक कॉन्सेप्ट आया था, इस लेवल तक लोकल एम्पावरमेंट थी। और उसको बाद के अंदर जाके जनरल मुशर्रफ के दौर के आपके अंदर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आया, तो लिहाजा पीपल्स पार्टी शुरू से ही जो है वो आपकी जो है वो लोकल गवर्नेंस के ऊपर एक बिलीव करती है। ठीक है। जहां तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात है वो मैं समझता ये हूं कि शायद जिस जगह कोई इरिटेंट आया हुआ है, हालांकि पिछले आपने देखा होगा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी था, 26वीं आईनी तरमीम के अंदर भी सारा था। जो मुझे लग रहा है वो ये है कि चूंकि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर हमने ये डाल दिया था कि हर सूबों के अंदर से आप रिप्रेजेंटेशन बराबर की देंगे, तो ठीक है, बेंच की हद तक तो आ गया, लेकिन जब आप कोर्ट की हद तक जाएंगे तो फिर जितना वो प्रोविंस के अंदर, जिस तरह इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की एक रेशो बनी हुई है कि जिसके अंदर पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान जो पॉपुलेशन भी उसके अंदर है, उसके बाद आपका जो बैकग्राउंड भी लिटिगेशंस का भी आता है। देखने सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो बैकग्राउंड जो लिटिगेशन का है वो पंजाब है, उसके बाद सिंध है, फिर आपका सरहद KPK है और फिर आपका बलूचिस्तान है। तो मैं ये समझता हूं कि अगर आपने इस चीज को रिजॉल्व करना है तो आप उसी फॉर्मूले के अंदर चले जाएं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर 1973 से चल रहा है, कि जिसके अंदर पंजाब की जो स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा आती है, उसके बाद कराची के जजेस आते हैं, उसके बाद KPK के आते हैं और उसके बाद बलूचिस्तान आते हैं। मेरा ख्याल है कि इस हद तक है, बाकी किसी को शायद पीपल्स पार्टी को, इवन JUI को इस तराज नहीं है। अगर आप मौलाना साहब की स्पीच असेंबली के अंदर सुने तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे था, और जितनी भी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या उन्होंने COD को साइन किया है या COD को एंडोर्स किया है, और ये 40 ममालिक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर डिले करके मेरा नहीं ख्याल कि सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो बनने जा रही है उसके अंदर आप रेशो डिसाइड करें। हाँ, आप ये कर दें कि जी आप ये करें कि जो बेंच बनेगा उसके अंदर हर प्रोविंस की रिप्रेजेंटेशन होगी। और दूसरा मैं समझता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो आप बनाने जा रहे हैं उसके अंदर अमेरिकन कोर्ट की तरह बिल्कुल फुल कोर्ट का कॉन्सेप्ट नहीं आना चाहिए कि जी सारे जज बैठे। हमारे मुल्क में तो लिटिगेशन बहुत ज्यादा है, ये ना हो कि जज सिर्फ एक केस को सुने और दिन में 4 सुने और बाकी पेंडेंसी जो है पड़ी रहे। तो हमें जजेस भी ज्यादा लगाने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, लॉयर से लाने चाहिए, अच्छे सुप्रीम कोर्ट के अगर को आना चाहिए, एक स्टैंडर्ड सेट करें और टेन्योर बेस्ड करके जाएं कि जी 5 साल काफी है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का, आप जिस एज में भी जाएं 5 साल है, सुप्रीम कोर्ट का भी इस तरह, हाई कोर्ट का साथ। तो मेरा ख्याल ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के साथ साथ हमारी डिस्ट्रिक्ट या हाई कोर्ट की जुडिशरी है उसको भी इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर लेके आना चाहिए। और जो इस चीज के अंदर है कि जी शायद जिस तरह मैंने इशारा किया है ये मसला मेरा ख्याल है कि जल्द जो इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। PTI को मसला क्या, उन्होंने कहा जी हर सतह पर हम इसको मुस्तरद करते हैं। नहीं, देखें, अगर आप ये देखें कि अगर ये मुस्तरद करने वाली बात थी तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है उसके अंदर PTI तो खुद उसकी सपोर्टर रही है। फिर मौलाना साहब के साथ जब उन्होंने एंगेजमेंट किया और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ गए, बाकी चीजें, तो अब उस इरिटेंट्स के अंदर जो है वो मेरा ख्याल है कि पॉलिटिकली उसका कह रहे हैं। बाकी आप ये देखें कि क्या PTI लोकल गवर्नमेंट जो है उसकी फेवर नहीं कर रही या थी कि जी बनना चाहिए? क्या PTI के दौर के अंदर इनके मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स निकाले ना कि जी NFC अवार्ड जो है सारा सूबे ले जाते हैं, हमें बेहतरी करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर है, ये वो आप निकाले ना इन सारों के स्टेटमेंट्स जो है, तो फिर उस पर एक प्रोग्राम करें कि जो चीजें जा रही। या तीसरा ये है कि कोई मुल्क की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वो ये नहीं समझती या चाहती हैं कि पाकिस्तान इंटरनली एक्सटर्नली जो उसका डिफेंस तगड़ा हो
और चीजें जो है सिनर्जाइज करें और एक ही कमांड के नीचे चीजें जाएं जिसमें आपकी सारी ऑपरेशनल साइड्स में वो इंडिपेंडेंट रहे, बट आपके कोई ऐसी सिचुएशंस है कि जो आपकी वॉर सिचुएशंस है या जिस तरह ऑन गोइंग चीजें चल रही हैं, तो एक ऐसा ऑफिस स्टैब्लिश होना चाहिए जो डिफेंस चीफ ऑफ डिफेंस उसे कह लेंगे, जो भी नाम उसे दे लें। तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है जनरली इस चीज के अंदर एग्री हैं कि ये चीजें आनी चाहिए। अब पॉलिटिक्स के अंदर ये गिव एंड टेक तो होता है कि कुछ चीजें आप ज्यादा लेनी चाह रहे होते हैं, उसके बदले में कुछ आप और कहना चाह रहे होते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जो आपके नेशनल इंटरेस्ट के इश्यूज हैं या जिससे पाकिस्तान की गवर्नेंस या आम आदमी पे है, उसके सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा बैठ के जो है एक अच्छी शेप के अंदर अगर ये कर लेंगे तो मेरा ये ख्याल है इसमें बेहतरी। और दुनिया ने की है, मैं जिस तरह कहा कि इंडिया ने 106 अमेंडमेंट्स कर ली हैं, अगर हमने 18वीं तरमीम से कुछ लेसन लर्न किए हैं तो क्या अगर हम उन लेसन्स को लर्न करके उसमें इंप्रूवमेंट अगर कर लें तो उससे कौन सी आपकी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी है या कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट है? अगर भुट्टो साहब ने बनाया था 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन एक यूनानिमस था, तो उसमें कॉन्करेंट लिस्ट थी ना, जो सूबों की और मरकज दोनों था, हमने 2010 में अबॉलिश कर दी। तो अब ये कह दिया जाए कि शायद वो जो उन्होंने बनाया था वो शायद ठीक नहीं है, तो वक्त के साथ साथ चीजों में बेहतरी आती है। हाँ, उसको अच्छे पॉलिटिकल डायलॉग से करके उसको आगे लेके जाया जाए। और अगर ये देखे कि अगर पीटीआई ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे ना जाती तो जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीजें आपको नजर आ रही हैं, अब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट एस्टैब्लिश हो जाती। और ये सिर्फ मलिक साहब यहां नहीं होनी चाहिए, इनको आप प्रोविंसेस में भी लेके जाएं। अगर आप नहीं लेके जाएंगे, मेजर चंक तो आपका हाई कोर्ट्स पड़ा हुआ है, मेजर चंक आपका 22 लाख के करीब केसेस पाकिस्तान में, जिसमें हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है। तो एक ब्रॉड कंसेंसस के साथ और उसके नीचे जो अमेंडमेंट्स मुख्तलिफ है, आउटडेटेड निजाम है, उसको बदल के वे फॉरवर्ड की तरफ जाएं। थोड़ा सा जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है उनसे हट के जो है वो ग्रैंड नेशनल इश्यूज पे जो है रेजोल्यूशन चाहिए। लेकिन हम सब ये क्यों एक माहौल बनाया जा रहा है कि एनएफसी अवार्ड में तो गारंटी दी गई है कि सूबों का हिस्सा कम नहीं होगा, लेकिन अब सूबों का हिस्सा कम करने की देखिए मलिक साहब, दुनिया के जितने भी आपके सिस्टम्स हैं, चाहे आपके डेवलपिंग है या डेवलप कंट्रीज हैं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये कदगन नहीं है कि जी जो आपने तय कर लिया। मतलब आप ये देखें कि 57.4 जो है आप प्रोविंसेस को दे रहे हैं और 43% दे दिया। मेरा ख्याल ये कि जब ये बन रहे थे तो मुस्लिम लीग जो थी उसे डेफिनेटली इसको उठाना चाहिए था कि भी आप ये देखें कि डिफेंस आपके पास है, उसके बाद आपका जो है जो स्पेशल इनिशिएटिव्स है जिस पे मैंने आपसे कहा, आप एग्रीकल्चर टैक्स सूबों को दे रहे हैं, आप सर्विसेज टैक्स उनको दे रहे हैं। उसके बाद यह है कि डेट जो पूरा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ा हुआ है और 2010 में कहां तक था, 2025 में कहां तक आया, ये वो सारी कंसिडरेशन है कि जिसकी बुनियाद पे आप ये फैसला करें कि जितनी हमारी इनकम होगी उतनी ही हमारी स्पेंडिंग आएगी। और वो स्पेंडिंग जो है अगर उसको एक अच्छे तरीके से कर लिया जाए। अब दूसरा, क्या जो सूबों के पास ट्रिलियंस ऑफ रुपीस गए हैं वो पाकिस्तान के आम आदमी को उसका फायदा आया है? क्या प्रोविंसेस ने प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए कि उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो नीचे तक गया? क्या 2010 के अंदर 600-650 अरब रुपया बीआईएसपी का था, या 400-450 अरब जो सर्विसेज टैक्स का वो कमा रहे हैं वो उन्हें अवेलेबल था? या जिस तरह वॉर ऑन टेरर पे गए हुए हैं, या जिस तरह एक आपका ब्रॉड नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज है, तो मेरा ये ख्याल ये कि आएगा उस चीज के अंदर, लेकिन जानबूझ के चीजों को जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के ऊपर जाके किया जा रहा है। ऐसी है चीज नहीं। फाइनेंस के कम होने से या ज्यादा होने से प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो है पाकिस्तान के दुनिया के किसी मुल्क के अंदर भी उसको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता। ये वही है कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सिर्फ इसी का नाम है कि जज लगाएं, जज जो है वो उसका कॉन्डक्ट बनाए और जजों को रिमूवल करे। हालांकि दुनिया में जो है एग्जेक्टिव अपॉइंटमेंट करती है, किसी जगह पार्लियामेंट करती है, किसी जगह जो है मिलकर दोनों करते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि थोड़ा सा आपको पॉलिटिकली मैच्योर होके एक अच्छी सिमत की तरफ मिलकर जाना चाहिए। हाफिज एहसान अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।